अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो ऑक्सफोर्ड एडमिशन के बारे में है और रेलिवेंट स्कॉलरशिप जो आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, जो कि इनकी अपनी स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं। उसके अलावा लोन भी ले सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो ओवरव्यू अगर आप देखें इनका तो ये क्लेम करते हैं कि 2019 और 2020 और जो प्रीवियस ईयर्स में इन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए हैं। अबव 50% जो इनके एडमिशन्स थे उनको इन्होंने अलॉट किया पार्शल और फुल स्कॉलरशिप। तो आपने अप्लाई करना है एंड देन ये रिकमेंड कि आप डिले ना करें, जस्ट इस पे आप रिलाई ना करें, आप खुद भी एक्सटर्नल सोर्सेज ढूंढें। सो लेट्स गो टू द स्कॉलरशिप ओवरव्यू। तो ये क्योंकि बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग इन 2021 एंड 2022, तो आप देख सकते हैं कि ये कमिंग ईयर के लिए तो ये 1000 फुल एंड पार्शल स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज नंबर। 1000 इज़ वेरी ह्यूज। आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये बताते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करना आप लोगों ने। तो इसके लिए ये जर्नल रूल आप माइंड में रखें कि आपने जब भी अप्लाई करना है इन स्कॉलरशिप के लिए तो उसके लिए सिंपल तरीका ये कि आप इनके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें। कब अप्लाई कर रहे हैं? जनवरी से पहले, जनवरी डेडलाइन से पहले आपने इनके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली इस जो 1000 फुल और पार्शल स्कॉलरशिप है इसके लिए कंसिडर करेंगे। मैं आपको इसके बारे में A to Z डिटेल बताऊंगा, आपने साथ रहना है। आई विल इवन शो यू कि कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है एडमिशन्स के लिए। सो ये स्कॉलरशिप ऑप्शन है। उसके अलावा कुछ अगर जो UK इन केस कोई वीडियो ये देख रहा है, EU यूरोप या UK का जो नेशनल है वो अगर ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लिए एडिशनल रिसर्च काउंसिल्स की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसके लिए हम पाकिस्तान और एशिया में जो फॉल करते हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। आप ये सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन गोज ऑन स्टूडेंट्सशिप भी मेजॉरिटी इनके UK और EU के लिए नेशनल्स के लिए हैं, बट देयर आर मैंने देखे हैं कुछ स्टूडेंटशिप्स हैं जो कि आप अवेल करके इनके ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको findphd.com और इस तरह के बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं या इनके इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ जाके आपको स्टूडेंटशिप ढूंढना पड़ेगा। सो ये रहा ओवरऑल स्कॉलरशिप के बारे में कि ऑक्सफोर्ड में क्या स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं और मिलने का तरीका इनका सिंपल है कि आप इनके एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें, आपको ऑटोमेटिकली आप कंसिडर करेंगे इनके जो ये 1000 स्कॉलरशिप्स हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करें, और जो कि डेडलाइन आपको मैंने बताया, खैर ये डेडलाइन चेंज होता है हर डिपार्टमेंट के लिहाज। तो लेट्स टेक यू टू अ टूर ऑफ द एडमिशन टू दी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं A to Z आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल में आना है, बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूज हो गए कहाँ से स्टार्ट। गूगल में आपने लिखना है आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट। सो फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ग्रेजुएट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड। मैंने ऑलरेडी सर्च किया बिकॉज इसलिए आ रहा है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एडमिशन इन ऑक्सफोर्ड, तो आप ग्रेजुएट में जाएंगे। ये सब के लिए जो भी मास्टर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सेम है। सो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं ऊपर टॉप पे और आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे नज़र आए A to Z ऑफ कोर्सेज, आप सबसे पहले इस पे चले जाएं। इसके बाद आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। हर कोर्स का मैंने बताया कि डेडलाइन चेंज होता है, लेकिन वो जनवरी से पहले ही होगा, डेडलाइन बाद में नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके कोर्स से मुताबिक कौन सा डेडलाइन है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसका आसान तरीका इन्होंने बहुत ही ईजी बनाया, ये पोर्टल बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपने यहाँ सबसे पहले चूज़ करना है कि आपका कोर्स कौन सा है। कोर्स फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या मिक्स है। फुल टाइम आई विल चूज़ फॉर माई, एंड देन टॉट बेस है या रिसर्च बेस है, दोनों हो सकते हैं। टॉट बेस हो सकता है, रिसर्च बेस या कंबाइंड। सो अमूमन PhD बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर PhD, तो मैं करूँगा रिसर्च बेस। रिसर्च बेस के बाद फिर कोर्स लेवल क्या है आपका, डॉक्टोरल है, मास्टर्स है, पोस्ट डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है। मेरे लिए डॉक्टोरल है, सो आई विल चूज़ डॉक्टोरल। एंड देन बिकॉज दिस इज़ मोस्ट अमूमन सेम होगा, ये डिफरेंट होगा सब के लिए। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि A to Z इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, सारे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। सो आई विल शो यू फॉर दी इंजीनियरिंग डिग्री जो कि सेम होगा सब के लिए, तो अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक डिफरेंट होंगे डिटेल्स। सो इंजीनियरिंग साइंस के लिए फॉर एग्जांपल जो ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर कीवर्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो इसके सब ब्रांचेस हैं।
बट ऑक्सफोर्ड में इंजीनियरिंग साइंस सेम है, इसके अंदर सारी आती हैं। सो यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगी जो कि इसके ऑप्शन में आ रही हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका एक कुछ इंटेलिजेंट मशीन है, बट आई एम ओनली अप्लाइंग फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग साइंस। सो यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये बता रहा है मोड ऑफ स्टडी जो है फुल टाइम है, एक्सपेक्टेड इन 3 to 4 ईयर्स है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस वन। ये मुझे इसके बाद अपने डिटेल्स बताएगा कि आपने अगर डी फिल इंजीनियरिंग में स्टडी करना है और जो 3-4 साल के लिए, उसके अंदर और क्या डिटेल्स हैं। सबसे टॉप पे आपने जो देखना है वो यहाँ पे राइट साइड पे आप माउस के साथ देख सकते हैं एडमिशन स्टेटस। करंट एडमिशन क्या स्टेटस है, ये चेंज होता रहता है। देख सकते हैं आपके 2020 जो नेक्स्ट ईयर के लिए है वो अभी करंटली ओपन है। और वो डेडलाइन क्या बता रहा है, 13 नवंबर। जो मैंने पहले बताया कि जनवरी से पहले आपने अप्लाई करना है, तो वो अभी जो करंट चल रहा है वो 13 नवंबर है। आपने 13 नवंबर से पहले अगर आपने अप्लाई किया तो आप एलिजिबल होंगे इनकी स्कॉलरशिप्स के लिए। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, जो कि जनवरी डेडलाइन है, जो कि उन्होंने कहा कि आप जनवरी से पहले आपने लाजमी करना है। अगर आपका सेल्फ फंडिंग है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, जो कि आप जनवरी के बाद भी कर सकते हैं। दैट्स अनदर स्टोरी। तो मैं ये कम्प्लीटली जो बता रहा हूँ वो स्कॉलरशिप के हवाले से बता रहा हूँ। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं और ये डेडलाइन देखें और जनवरी से कम अज़ कम 5 जनवरी से पहले अप्लाई करें। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, आई रिमेंबर उस वक्त 5 जनवरी था, तो चेंज होता रहता है ये। सो अपने कोर्स के बारे में, जो आपका कोर्स होगा उसके बारे में डिटेल होगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग साइंस के बारे में ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस अपॉर्चुनिटी नॉलेज, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इसके फील्ड्स हैं, मसलन थर्मोडायनेमिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, एनर्जी और बहुत सारे फील्ड्स, इनके बारे में आपको डिटेल बताएंगे यहाँ पे। और उसके अलावा आपकी सुपरविजन कैसे होगी डिपार्टमेंट में, उसके बारे में, आपकी असेसमेंट कैसे होगी, आपकी डेस्टिनेशन कैसे होगी, और उसके अलावा और भी रेलिवेंट डिटेल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इस पोर्टल में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जिस चीज़ पे जाना आप लोगों ने वो है इंट्री रिक्वायरमेंट। यहाँ जाने के लिए इंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बिकॉज आप अगर एलिजिबल ही नहीं, आप पहले ही इन एलिजिबल हैं, तो आपको मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने ये लाजमी देखना अपने फील्ड के लिहाज से। तो आप देख सकते हैं यूएस के लिए इन्होंने अलग कैटेगराइज़ किया और सब के लिए अलग कैटेगराइज किया। लेकिन एक जनरल रूल ये है कि आपका जीपीए हाई हो, 3.5 आउट ऑफ 4। अगर मास्टर्स में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर में इतना हो, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर में कम से कम इतना हो उसको, इनका जो जीपीए है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड देन जीआरई बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के लिए जीआरई बिल्कुल नहीं चाहिए और नहीं जीमेट, कोई भी स्कोर नहीं चाहिए। बट जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो सारे पूछते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो कि आइल्स हो सकता है, टोफेल हो सकता है। आइल्स जो है वो मिनिमम 7 बैंड और मिनिमम पर कंपोनेंट मसलन लिसन राइटिंग में 7 होना चाहिए और ओवरऑल 7.5। लास्ट ईयर ये कम था और इन्होंने बहुत ही इस दफ़ा बढ़ाया, 7.5 इज़ वेरी हार्ड। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने ये आइल्स पेंस लाने एकेडमिक में, आपने ये याद रखना। एंड देन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी एप्लीकेशन कैसे असिस्ट हो चेक होगा, एग्जामिन होगा, उसके बारे में डिटेल है। गोइंग ऑन, इस अगर आपने डिपार्टमेंट चूज़ किया इंजीनियरिंग साइंस, इसमें क्या रिसोर्सेज हैं, आप क्या यूज़ कर सकते हैं और इनके बारे में डिटेल है जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं। फंडिंग एंड कॉस्टिंग, पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फंडिंग है जो कि सेम रिपीट हो रहा है। 1000 स्कॉलरशिप्स हैं, पार्शल है, फुल है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करना है आपने, जनवरी डेडलाइन से पहले, और आपको उसके बाद फ़ीस दिखाया गया। अगर आपने खुद सेल्फ पे पढ़ना है तो क्या क्या फ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, लिविंग कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज़ किया कि पर मंथ 1001 इट्स 1175 पाउंड, 1710 पाउंड। सो ऑक्सफोर्ड में इतना आप इस रेंज में, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पर, बट इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस होंगी। एंड देन कॉलेज प्रेफरेंस, ये लाजमी नहीं, 45 कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, आपको लाजमी नहीं कि आप चूज़ करें इस प्रेफरेंस को कॉलेज का, बट करें तो बेहतर होता है। सो आप खुद एक्सप्लोर करें कौन सा आपको उसको कॉलेज अच्छा रहता है और उस पर आप अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिनिटी और इस तरह के फेमस वो यहाँ पे कॉलेज हैं जो आप प्रेफर करना चाहेंगे। एंड देन फाइनली जो मैं दिखाना चाह रहा था जो इम्पोर्टेंट है वो है आपने अप्लाई कैसे करना है इस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो आप लिस्ट डाउन करें। ये ऑफिशियल एक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए जिसमें डिटेल हो मास्टर और बैचलर का, और एक सीवी होना चाहिए, डिटेल सीवी होना चाहिए। कोई फॉर्मेट नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये मिस करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कोई रैंडम लिख के भेज देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल सॉलिड होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए और थॉरो आपको
पढ़ के जो एसेस करते हैं उनको लगे कि इसको रिसर्च के बारे में पता है, बिकॉज हमने चूज़ ही रिसर्च किया है, तो आपको रिसर्च का आइडिया होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है। ऊपर कॉर्नर में आई का बटन होगा, आप वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं कि मैंने रिसर्च प्रपोजल की कुछ स्टेप बाय स्टेप्स हेडलाइंस और डिटेल्स बताई हैं कि आप कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकें, कैसे एक अच्छा सा रिसर्च अट्रैक्टिव रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। और मैंने इसी तरह बना के मैंने अप्लाई भी किया था और सिलेक्शन भी हो गई थी इसमें यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में। एंड देन रेफरेंस लेटर्स, ये बहुत ही ईजी। आप तीन जो अपने प्रोफेसर जो प्रीवियस जो सुपरवाइजर्स हैं या कोई भी जॉब करें तो बॉसेस हैं, तो उनके ईमेल और कुछ डिटेल्स रेलिवेंट डिटेल्स लिख लें तो उनकी ईमेल पे लिंक जाएगा, तो वो आपके बारे में रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। एंड देन गोइंग ऑन एप्लीकेशन गाइडलाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आप डिटेल में लाजमी देखें। एंड देन अप्लाई कैसे करना है आपने, अप्लाई वो मैंने बताया, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अप्लाई फुल टाइम, अप्लाई पार्ट टाइम। सो मैं आपको दिखाता हूँ, आप जस्ट यहाँ से आप लोगों ने क्लिक करना है अप्लाई करने, अप्लाई फुल टाइम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये डायरेक्ट करेगा एप्लीकेशन पोर्टल के। आपका फर्स्ट स्टेप होगा जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, ये है एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करें तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो आप पास ये फॉर्म खुलेगा। आप अपना गिवन नेम जो पासपोर्ट के ऊपर है, जो एस्टेरिक के साथ है, ये कंपलसरी आपने फिल करें। फॉर एग्जांपल सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और अपने लिए पासवर्ड सेट करें। उसके बाद आप प्रोसीड करें। आपको जो ही प्रोसीड करेंगे आपको ईमेल आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किए। बहुत सारी डिटेलें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसका मेन जो काम है वो आपने एप्लीकेशन अकाउंट पे जाना है। जो ही एप्लीकेशन अकाउंट क्लिक करेंगे आप, तो आप अगेन इस फॉर्म पाएंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने करना है लॉगिन। जो ही क्लिक करेंगे आप पहुँचेंगे मेन पोर्टल पे। सो ये रहा मेन पोर्टल। जो फर्स्ट आपके सामने नज़र आएगा वो है आपके डिटेल्स। आपने ये लाजमी चेक करना, अपना ईमेल, गिवन नेम, फैमिली नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये आपके पासपोर्ट के मुताबिक और डिग्री में जो डिटेल्स हैं उनके रेलिवेंट सेम होना चाहिए, डिफरेंट कुछ ना हो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बाद में मसला कर सकता है। जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, उसके बाद आपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपने बाकी डिटेल देख सकते हैं। आपने पहले भी अप्लाई किया, बट बिकॉज फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करें तो आप यहाँ से प्रोसीड करें। प्रोसीड पे जो ही क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फिल इन पे ले जाएगा। सो मैं क्लिक करता हूँ। ये फर्स्ट पेज आपके सामने नज़र आएगा जो ही आप प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने जो लाजमी डिटेल पहले चेक करना है वो ये है कि आपने सेलेक्ट कोर्स, क्योंकि मैंने डी फिल इंजीनियरिंग किया था, वो चेक करना है आपने सही सेलेक्ट किया था या नहीं किया था। उसके बाद मोड कौन सा होना चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम, वो भी चेक करना है आपने। और एकेडमिक ईयर, बिकॉज आप उसी टाइम पे करेंगे तो ये मसला नहीं करेगा, लेकिन आपने ये मोड ऑफ अटेंडेंस और सिलेक्टेड कोर्स लाजमी चेक करना है। अच्छा, उसके बाद बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो स्टडी के साथ है वो लाजमी है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि एप्लीकेशन टाइप, कोर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, अबाउट यू, रेफरेंसेस, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, फंडिंग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन। मैं वन बाय वन आपको ये बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सामने आएगा वो होगा एप्लीकेशन टाइप। वो टाइप्स कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट डाउन है, आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड है और विद प्रीपेड फीस के साथ है, री एडमिशन है। अगर आप पहले रोड जो स्कॉलरशिप अगर आप उसके लिए सिलेक्टेड हैं या पहले से इनरोल हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो इन सब में डिफरेंस ये है कि अगर आपको कुछ में एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, कुछ पे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी, आपके पास ऑप्शन नहीं है ये। अगर आप कहीं भी स्कॉलरशिप में फॉल नहीं करते रोड्स और एक्सेट्रा, तो आपने स्टैंडर्ड ही चूज़ करना है। और स्टैंडर्ड के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे नज़र आ रहा है माउस के साथ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कौन सा टाइप का होना चाहिए, नीचे लिस्ट डाउन है। तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड करें और इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड करने पे आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सो नेक्स्ट में आ जाएगा कोर्स। सो ये सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फिलिंग में। कोर्स में सबसे पहले आपने जो कोर्स होगा, आपका जो रिसर्च का जो टाइटल होगा प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे लिखना है। अमूमन आप कुछ प्रपोज करेंगे कुछ टाइटल अपने फील्ड के लिए, तो आप यहाँ पे लिखें। अगर आपकी फील्ड जो भी रेलिवेंट है उसके मुताबिक आपने ये डिफरेंट नहीं लिखना है। जो आप प्रपोजल सबमिट कराएंगे वही लिखना है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपने एक रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट कराना होता है। अच्छा, उसके बाद ये लाजमी नहीं है, अगर आप पास किसी से कांटेक्ट है प्रोफेसर से, आपको लगता है जो आपसे रेलिवेंट है, जो पोटेंशियल सुपरवाइज़र है आपका, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और पोटेंशियल सुपरवाइज़र आप ढूंढ सकते हैं इनके यूनिवर्सिटी के और फैकल्टी और डिपार्टमेंट के फैकल्टी जो पोर्टल और जो इनका साइट है वहाँ से।
ये लाजमी नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। बाय आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे लिखें और कांटेक्ट भी करें प्रोफेसर से। अच्छा, उसके बाद आप लास्ट जो पूछते हैं इस कोर्स में, उसमें ये कि आप, क्योंकि ये इंटरव्यू लाजमी होता है इनका जो आपके सिलेक्शन से पहले, तो आप किस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से ये ऑटोमेटिकली आता है कि ऑल टाइम अवेलेबल। आप यही करें कि हर टाइम अवेलेबल है, जो टाइम सेट करेंगे उसके मुताबिक आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस, पहले भी मैंने आपको बताया गया था कि 45 कॉलेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट, और ये आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से जो आपको लगता है कि प्रेफरेंस है। और आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे मशहूर यहाँ पे कॉलेजेस हैं जो कुछ लोग जाना चाहेंगे, जो जैसे ट्रिनिटी बताया था, और भी कॉलेज हैं यहाँ पे, क्राइस्ट चर्च वगैरह। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें उनको, एंड देन आप सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड पे जो है क्लिक करेंगे, आप पहुँचेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल लिखने हैं, उसके बाद ईमेल और टेलीफोन आपसे जो रेलेवेंट है वो लिखने हैं, फिर होम एड्रेस आपने लिखना है, फिर कोरेस्पोंडिंग एड्रेसेस और नॉमिनेटेड थर्ड पार्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आपके पर्सनल डिटेल से। आप अपने लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मिस्टर और समथिंग, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड देन गिवन नेम, पासपोर्ट के मुताबिक प्रेफर्ड नेम, कि आप क्या किस नाम से आपको ईमेल आए। एंड देन फैमिली नेम, उसके बाद सर नेम, और जो एस्टेरिक्स है मसलन डेट ऑफ बर्थ, सेक्स वगैरह, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल और वट एवर। और उसके बाद ईमेल और जो आपके डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उसमें आप अपना ईमेल लिखें जो आप चेक करते हैं रोज़ और यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी पे आपके साथ जो सारी कोरस्पॉन्डेंस और जो ईमेल इन होगी इसी के थ्रू होगी। आप यहाँ पे वही लिखें, अल्टरनेट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप अपने कंट्री का कोड लिखें, यहाँ से पाकिस्तान का +92 आप चूज़ कर सकते हैं, इनके लिस्ट डाउन होता है यहाँ से। उसके बाद अल्टरनेट कोई आपका टेलीफोन नंबर है, किसी के पेरेंट या किसी का यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो नंबर भी आप डाल सकते हैं, अपना यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। एंड देन होम एड्रेस में अपना होम एड्रेस लिखिए पाकिस्तान का, वो भी यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद अपने विलेज का नाम लिखें, फिर सिटी का नाम लिखें, फिर प्रोविंस लिखें। और इसके बाद पूछते हैं कि इसके अलावा आपके पास ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इज़ द अबव एड्रेस ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर इनकी तरफ से कोई रिटन कोई डॉक्यूमेंट आता तो वो इसी पे आए तो आप नो भी कर सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन आएगा, आप येस करें तो इसी पे आपका ऊपर आ जाएगा। येस करते हैं तो फिर ये सारा सेम फिल होगा, सेम ही एड्रेस है। लेकिन अब अगर आप यूके में रहते हैं तो यहाँ से यूके का एड्रेस भी फेच कर सकते हैं। फाइनली नॉमिनेशन थर्ड पार्टी, बिकॉज कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू भी यहाँ अप्लाई करते हैं जो कि रिकमेंड ये नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि हम पर्सनली आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास कोई थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल कोई एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पे येस करें और उस नॉमिनेटेड जो एजेंट है उसका नाम यहाँ पे लिखें, उसका ईमेल लिखें, उसका डेट ऑफ बर्थ ऑफ थर्ड पार्टी, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, जो कि आप पुट कर, क्योंकि मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ और मेजॉरिटी खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, सो मैं नो करता हूँ। इसके बाद आपने सेव और प्रोसीड करना। सेव प्रोसीड जो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट फॉर्म पे पहुँचेंगे, अबाउट यू। जो इस एप्लीकेशन में फोर्थ स्टेप है वो अबाउट यू, जो आपको बताया मैंने। अबाउट यू में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सिटी में है, और आपकी जो बाकी स्टूडेंटशिप के लिए एलिजिबिलिटी है, वो इसके मुताबिक आपकी कैलकुलेशन होगी सारी। तो आपने ये एहतियात से फिल करना है। सबसे पहले नेशनलिटी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी पाकिस्तान बिकॉज हम यहीं से कर रहे हैं और यहीं के नेशनल हैं। एंड देन कब यहाँ आपने स्टार्ट की नेशनलिटी, तो अगर आपने कहीं और पैदा नहीं हुए तो यहीं से आप डेट ऑफ बर्थ कर लें, शुरू से ही है। कोई और नेशनलिटी अगर है तो यहाँ येस करें, नहीं है तो नहीं करें। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाकी के, डू यू एक्सपर्ट रिक्वायर वीज़ा टू, अगर आप बिकॉज हम पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो वीज़ा लाजमी होता है, आप यहाँ से येस करें और आपको उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा आगे। जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है वो है पासपोर्ट डिटेल। पासपोर्ट डिटेल में अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, कंट्री ऑफ इशू यहाँ से चेक कर सकते हैं पाकिस्तान, और इशू डेट, एक्सपायरी डेट जो पासपोर्ट के ऊपर आपको होगा वो यहाँ पे लिखें। थर्ड पे जो आता है वो रेजिडेंस और लीव टू रिमेन, कहाँ पे आप रहते हैं और क्या उससे रिलेटेड है वो बता रहे हैं। रेजिडेंस, करंट कहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान, कब से रह रहे हैं, प्रीवियस कोई रेजिडेंस है वो यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं। बाकी यूके में आप कभी रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ से डिटेल लिख सकते हैं, या ईयू या बाकी डिटेल्स यहाँ से। ये लाजमी नहीं है, सबसे ज़्यादा लाजमी यहाँ से ये सिलेक्ट करें। एंड देन और भी फॉर्म्स आती हैं यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एथनिसिटी। यहाँ से आप चूज़ करें कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अरब हैं, बिकॉज हम एशियन और एशियन ब्रिटिश पाकिस्तानी इंडियन, आप इनमें से दो चूज़ कर सकते हैं, एशियन या इंडियन जो वीडियो सुन रहे हैं उसके मुताबिक, अपनी कंट्री के मुताबिक। और रिलीजन और बिलीफ में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, वो जो अपने जो जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वही यहाँ पे लिखें। और अब ये लाजमी नहीं है, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी क्या है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी लाजमी नहीं है। उसके अलावा केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने जो आप केयर करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, सो इसके पे ये बहुत लाजमी है। जो नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर आप कभी यहाँ पे यूके में पढ़े हुए हैं पहले, उसके बारे में डिटेल पूछ रहे हैं, नो करें। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बाद अपना जो रेलिवेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पे चूज़ करें। अंडर ग्रेड के बारे में बताएं, पेरेंट्स की क्या मतलब इकनॉमिक क्या उनकी सिचुएशन है उसके बारे में कुछ डिटेल पूछ रहे हैं वो यहाँ पे लिखें। उसके अलावा जो ये पूछते हैं नेक्स्ट वो ये कि आपकी फ़ंडिंग क्या थी आपके लिए अंडर ग्रेड में, उसमें यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, सेविंग थी या लोन थी या बाकी चीज़ें थी। अच्छा, उसके अलावा ये पूछते हैं कि 3 मंथ से पहले बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे गुजारी हैं इंक्लूडिंग किंडरगार्टन वगैरह, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड देन डिसेबिलिटी आपको है या नहीं, वो आप येस या नो यहाँ से करें अपने रेलिवेंट अपने मुताबिक। फाइनली एकोमोडेशन, क्योंकि ये लाजमी नहीं है लेकिन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप इंटेंट करते हैं कि जो जिस कॉलेज में आप अलॉट होगा वहाँ पे एकोमोडेशन लेना चाहते हैं या नहीं। अमूमन येस करें बिकॉज कॉलेजों में एकोमोडेशन फिजिबल पड़ता है और करीब भी पड़ता है सबके लिए। एंड देन सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड करने पे आप नेक्स्ट जाएंगे रेफरेंसेस में। सो ये फिफ्थ स्टेप है जो कंपलसरी है आपके एप्लीकेशन के लिए। न सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है बल्कि एडमिशन सिलेक्शन में ये बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी रिकमेंडेशन जो देते हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग आपको रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये कि आपसे पूछते हैं कि किस डेडलाइन, क्योंकि आपके रेफरेंस जो देते हैं उनके पास ये डेडलाइन जाता है कि इससे पहले आप इनको सबमिट कराएं, रिक्वेस्ट आता है। तो आप चूज़ करें जो आपको रेलिवेंट है आपके एप्लीकेशन के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मेरा जो मैंने पहले दिखाया था 3 नवंबर है, तो मैं 13 नवंबर से यहाँ चूज़ करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट करें। एंड देन उसके बाद जो एक के लिए मैं रेफरी के लिए आपको बताऊंगा जो कि तीनों के लिए सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टाइटल होगा कि डॉक्टर आप क्या किस नाम से पुकारा जाता है, बिकॉज पीएचडी अमूमन प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर लिखें। उसके बाद रेफरी क्या है, जॉब रिलेटेड है या एकेडमिक है आपके यूनिवर्सिटी रिलेटेड, तो यहाँ से चूज़ करें। उसके बाद गिवन नेम, उसका फैमिली नेम पूछें प्रोफेसर से क्या है उनका ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना ईमेल आपका होना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाता है कर्सर, आप इसके ऊपर कर क्वेश्चन मार्क के ऊपर, तो ये बताता है कि आपका अपना ईमेल कभी यहाँ पर पुट नहीं करना, अपना आपके प्रोफेसर का आप यहाँ पर पुट करें। ये रिकमेंड करते हैं कि ये जो ईमेल है ये आपके इंस्टीट्यूशन का ईमेल हो, फॉर एग्जांपल @nast.edu.pk किसी यूनिवर्सिटी का, या पर्सनल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करें और उसके बाद कंफर्म करें रोल क्या है उसकी इस इंस्टीट्यूशन में, वो यहाँ पे लिख लें। कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है या डीन है या क्या लिखें। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें कि मसलन किस डिपार्टमेंट से क्या है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जस्ट ये पुट करके सेवर कंटिन्यू करेंगे तो उनके पास ईमेल नहीं जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले आपने ये क्लिक करना है। ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो ही आप ये पेज लीव करें, प्रोसीड करें, उनके पास एक ईमेल जाए कि ताकि डिटेल हो कि आप फिल करें, रिक्वेस्ट जाए उनके लिए, तो आप ये क्लिक करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें, उनके पास एक ईमेल जाएगा। इन सेम गोज़ फॉर रेफरी 2 रेफरी 3, सेम पुट करें, तीनों का ये टिक करें, उनके पास एक ईमेल जाएगा और आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि ईमेल आया नहीं है। मल्टीपल टाइम आप उनको भेज सकते हैं यहाँ से। उनके पास ईमेल में बाकी सारी डिटेल्स होंगे जिसके थ्रू वो आपको रेफरेंस देंगे। ये सारा ऑनलाइन है, कोई डॉक्यूमेंट आप उनको भेजना नहीं है, सारा ऑनलाइन होगा आपके रेफरीज की तरफ से। आप जो ही से उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करें। उसके बाद आप जाएँ यहाँ पे रेफरीज के बाद आप आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप सबसे पहले अपना जो लेटेस्ट जो आपकी डिग्री है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मास्टर लेटेस्ट है तो मास्टर से स्टार्ट करें। अगर आप सिर्फ बैचलर है बैचलर से स्टार्ट करें, दो ही पुट करने पड़ते हैं, मास्टर और बैचलर। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें जस्ट बैचलर पुट करें। अच्छा, इंस्टीट्यूशन का कोड होगा यहाँ पे, आप वो लिख सकते हैं। अगर आपका कोड ना हो तो आप यहाँ पे नॉन लिस्टेड, आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और यहाँ पे नॉन लिस्टेड कर दें। मेरा जो यहाँ पे कोड आ रहा है इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरा प्रोसेस हुआ था उस वजह से यहाँ कुछ कोड जनरेट हुआ है जो ख़ुद वो बाद में जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मास्टर्ड नॉन यूके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूके से जिस जगह से वो अमूमन आप आउट ऑफ यूके हो तो नॉन यूके सिलेक्ट करते हैं, ये मास्टर्स के लिए। उसके बाद डिग्री का आप टाइटल लिख सकते हैं कि क्या है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है। सब्जेक्ट कौन से, हाँ आपने ये कोड चूज़ नहीं करना, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करना है। नॉन लिस्ट के बाद ख़ुद उन्होंने क्रिएट किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद भी ख़ुद उन्होंने कोई कोड जनरेट किया जो उनके लिए है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है, कि एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है, कि
आपका रिज़ल्ट कौन सा था वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। DMF ये ग्रेड नहीं है आपका, ये मैं कंफर्म करता जाऊँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कोड फॉर, कोड लिखें कुछ ताकि आसानी हो सबके लिए। P का मतलब पास, M का मतलब मेरिट, D पवन डिस्टिंक्शन। सो मैंने मास्टर्स के लिए D मतलब D ग्रेड नहीं, ये एक्चुअल डिस्टिंक्शन के साथ है। तो आपने ये देखना है कि आपका कौन सा डिग्री है, किस तरह पास है या जस्ट डिस्टिंक्शन के साथ है या मेरिट पे है। अच्छा, उसके बाद आता है कि स्टार्ट डेट, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होगा स्टार्ट डेट कौन सा था। उसी तरह यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे कहते हैं हैव यू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन इन, और आपको मिला है डिग्री, आपकी पेंडिंग है, वो यहाँ से चूज़ करें। अगर नहीं है, अगर नो करते हैं उसके बाद आपको कहेगा कि डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर आप ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मंथ लिखें एंड यहाँ पे ईयर लिखें। ये जो डिटेल्स है सारी वो आपकी बैचलर्स के लिए भी होंगी, यहाँ पे जो है पुट करेंगे। उसके बाद आप, अगर आपके पास और भी डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वर्चुअल है, ऑनलाइन आपने कुछ डिग्रीज़ की हैं जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आप 8 क्वालिफिकेशन करें तो एक और टेबल यहाँ पे जनरेट होगा, वो यहाँ पे पुट करें। उसके अलावा अगर आपने यूके में कुछ स्टडी की है तो यहाँ पे आप डिटेल पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने कोई डिग्री लिया है यूके में, वो डिटेल यहाँ पे पूछते हैं। आप 9 महीने तो कोई नहीं लिया, आपने किसी ने अगर डिग्री की है तो यहाँ पे चूज़ करें। उसी तरह ये भी है कि ऑक्सफोर्ड में आपने कोई डिग्री ली है उसके लिए है। अच्छा, आप पास GRE लाजमी नहीं है, अगर है तो आप PS करें और यहाँ पे पुट करें, जो कि लाजमी नहीं है मेरे फील्ड के लिए, आपके लिए लाजमी हो सकता है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद आप फाइनली ये पुट करने के बाद बाकी ये चीज़ें भी देख सकते हैं रेलिवेंट है या नहीं। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद जो नेक्स्ट पहुँचेंगे वो है लैंग्वेज। सो हम लैंग्वेज पेज पे हैं, आप देख सकते हैं इस लैंग्वेज में आपने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है तो ये स्किल चेक करेंगे। उसके बाद प्रोफिशिएंसी कितनी है वो किसी टेस्ट के थ्रू आपको बताएंगे, जिसमें टोफल है, आइल्ट्स है, कैम्ब्रिज के और भी कुछ टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं डिटेल। अच्छा, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि आपकी, ये पूछेंगे आपसे पर्सनली कि आप क्या फील करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है आपका, नहीं है, ठीक है। अच्छा, और पूछेंगे क्या आपकी डिग्री कोई इक्वलेंट है इसके थ्रू जिसमें आपने इंग्लिश में किया, क्योंकि मेरा मास्टर इंग्लिश में ही किया था मैंने, तो येस किया। आप देखें आपकी आपकी कोर्स ऑफ स्टडी जो आपने मास्टर बैचलर किया उसमें लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता था, इंग्लिश है तो इंग्लिश करें, पाकिस्तान में अमूमन इंग्लिश होता है तो आप येस करें, मैं रिकमेंड करूँगा। आई डोंट नो अबाउट इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में। अच्छा, टायर, बिकॉज UK जाने के लिए आपके लिए कोई वीज़ा चाहिए होता है टायर 4, तो उसमें आपने कभी अप्लाई किया है तो नो, तो आप नो यहाँ पे चूज़ करें। एंड देन क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन पहले भी मैंने आपको बताया था कि टोफल है, आइल्स है और दूसरे टेस्ट हैं, तो मैंने आइल्स लिया था। आइल्स यहाँ से जो भी आपका रेलिवेंट है वो टिक करें यहाँ पे, उसके मुताबिक आप अपना टेस्ट रिपोर्ट दे दें यहाँ पे, और डेट ऑफ टेस्ट, फॉर एग्जांपल आइल्स के लिए ये टेस्ट रिपोर्ट है मेरा, फिर टेस्ट डेट है, ओवरऑल मेरे स्कोर्स हैं, फिर पर स्कोर्स बताएं कि रीडिंग में कितना था, राइटिंग में, स्पीकिंग में, वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर ऑप्शंस आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लिख सकते हैं, मसलन आप अगर आपने कोई अमेरिका या इंग्लिश कंट्री से मास्टर किया तो ये वेव भी करते हैं, तो यहाँ पे येस करें अगर आप पास कोई डिग्री आपका प्रीवियस है, तो मेरा था नहीं तो आई विल नॉट चूज़ दिस वन। सो फाइनली उसके बाद ये पूछेगा ओवरऑल आपका इंग्लिश जो लॉन्ग, इंग्लिश के अलावा जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उनमें कितना कमांड है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मदर टंग अमूमन हम यूज़ करते हैं उर्दू या फिर हिंदी हो सकता है, इंडियन जो देख रहे हैं इस पर जो व्यूवर्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज आप उर्दू करें, फिर उस पर आप बताएं कि आपके लेवल क्या है, क्योंकि आप मदर टंग है तो आप इसकी एडवांस्ड होगी, तो आप एडवांस सारे सेलेक्ट करें एंड देन सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड करने पर आप पहुँचेंगे फंड इन पे। ये रहा फंड इन पे जो एप्लीकेशन आपने फ़िल करना है। मैंने शुरू में बताया था कि फ़ंड इन जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है कहीं भी। हाँ, कुछ कॉलेजेस में है तो आप इग्नोर कर सकते हैं उनको, या ख़ुद देखना चाहे तो कॉलेज में आके देखें, लेकिन ओवरऑल जो 1000 स्कॉलरशिप जो मैं बता रहा था उनके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं, जस्ट ये फॉर्म फिल करना, और फॉर्म भी तब फिल करना है जब आपको लगे कि आप किसी स्टूडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्नल अप्लाई करें 1000 स्कॉलरशिप के लिए तो ये पूछता है सबसे पहले कोई एडवर्टाइज स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नो करें। कि अगर आप अप्लाई करें फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेसर के थ्रू अप्लाई करें तो ये यहाँ पे येस करें, वो प्रोफेसर आपको कोई कोड देगा वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अमूमन होता नहीं है, जर्नल अप्लाई करते हैं हम तो इसलिए हम नो करते हैं, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे फॉर्म आ रहा है ये भी लाजमी नहीं है, ये यहाँ पे डिटेल उन्होंने बताया कि जो 6 नीचे इन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं स्कॉलरशिप्स, ये भी लाजमी नहीं है कि आपको फिल करना है कुछ फॉर्म्स। अगर आपको लगता है कि आप इनमें किसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये डिटेल एक्चुअली आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो
ये हिल्स फाउंडेशन और बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके डिटेल्स आप क्लिक करने पे आपको डिटेल बताएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ स्पेसिफिक हैं और कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हैं कि कहाँ से ग्रेजुएट हैं, तो उसके मुताबिक आप अपने मुताबिक आप एलिजिबिलिटी देखें और इसके मुताबिक ये चूज़ करें। पाकिस्तान के लिए बिकॉज़ हम इस्लामिक स्टडीज़ और दूसरों के लिए कुछ लोग अप्लाई करेंगे, तो ये लाजमी चूज़ करें, ये टिक करें और बाकी जो रेलिवेंट लगे आपको टिक करें। अगर जिसको नहीं लगता है कि वो इनमें फॉल करता है तो इसको जस्ट एज इट इज़ रहने दें एंड सेव एंड प्रोसीड करें। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट आएगा वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो ये रहा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है। ये बड़ा सिंपल है, पहले भी मैंने बताया था आपको 4 चीज़ें आपने सबमिट करानी है, एक ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, स्टेटमेंट जो रिसर्च प्रपोजल है या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में किसी भी फॉर्म आप यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर बनाना जिसमें आप अपना एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएं, सीवी बनाएं, रिसर्च प्रपोजल बनाएं और लैंग्वेज बना के यहाँ से चूज़ फाइल करें। चूज़ फाइल करके आप कंप्यूटर से आपने चूज़ करके वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह सीवी बाकी सारा करके जो ही सबमिट होगा आप अटैच होगा यहाँ पे, उसके बाद आपने करना है सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड होने के बाद फाइनल जो स्टेप है वो डिक्लेरेशन पे आप पहुँच जाएंगे। ये फाइनल स्टेप है डिक्लेरेशन जो आपके सामने नज़र आ रहा है। एंड इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये बताएगा कि प्रोटेक्शन आपकी जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल। तो ये आप पढ़ के यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है कि आप जो टर्म्स एंड कंडीशन से लिस्ट किए हैं वो आप एग्री करते हैं, येस करें। फिर यहाँ पे अपना नाम टाइप करें। मैं नाम टाइप इसलिए यहाँ पे नहीं कर सक रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहे हैं एप्लीकेशन जो इनके सेक्शंस हैं फॉर्म के, जो टिक नज़र आ रहा है ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ, इसका मतलब ये फ़िल हुआ है इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो एस्टेरिक में थे कंपलसरी थे वो फ़िल हैं, जबकि कोर्स के ऊपर क्रॉस आ रहा है क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो ये जो नाम और जो एप्लीकेशन है तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक ये जो सारे डिटेल्स हैं ऊपर ये सारे टिक ना हो। इस तरह ब्लू में आप देख सकते हैं, रेड में ये भी, ये जो सारे सेक्शन हैं इनकम्प्लीट हैं, तो आपने सारे ये कंप्लीट करने हैं। इसी तरह टिक आएगा, उसके बाद अपना नाम लिखें यहाँ पे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए यहाँ पे 4 आएगा, उमूमन 4 सबमिट करते हैं आप, 4 यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद आपने जो फाइनल जो आपने करना है वो है पे एंड सबमिट। जो ही आप पे और सबमिट करेंगे आपके पास आपकी ईमेल पे एक डिटेल आएगा कि आपने जो ये $75 हैं, सॉरी नॉट डॉलर, 75 पाउंड जो हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 15 हज़ार रुपये बनते हैं, आपने जो उनका डिटेल आएगा उस पर जो बैंक अकाउंट नंबर आएगा उस पर ट्रांसफ़र कराने, या आप अपने HBL या किसी भी क्रेडिट कार्ड से ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जो ही आप ट्रांसफ़र कराएंगे आपकी जो एप्लीकेशन जो यहाँ पर आ जाएगा, वो फॉर्म जो है वो इनका प्रोसेस हो जाएगा। फाइनली आपने जब अपना एप्लीकेशन सबमिट कराया उसके बाद आपका जो फ़ी है सबमिट होने के बाद आपके सामने ये जो पोर्टल है इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो आप ही दिखाया वो 2021-2022 के लिए था, ये यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। आप सबमिट कराएंगे तो यहाँ पे डिटेल और आएगा कि आपका सबमिट हुआ है। तो आप नीचे जो नज़र है, क्योंकि मैंने पिछले साल अप्लाई किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सेल्फ सर्विस आएगा। आप सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या चल रहा है, इस वक्त प्रोसेस में, अंडर प्रोसेसिंग है, इंटरव्यू है, क्या डिटेल है। तो आप अपने एप्लीकेशन के मुताबिक चेक कर सकते हैं। तो से ये रहा आपका एप्लीकेशन ओवरऑल A to Z फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल होगा ये जो पूरा वीडियो है। अगर आप पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कैम्ब्रिज के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ वीडियोज़ हैं, आप वो भी इस चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।